नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसंवाद यात्रा को दिखाई हरी झंडी। चित्रकूट पहुंचे नड्डा ने किए भगवान कामतानाथ के दर्शन और पूजन। सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर मिली धमकी। हिंदू जागरण मंच ने बरेली निवासी आरोपी युवक के खिलाफ जताया आक्रोश। थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम। डॉक्टर दिनेश शर्मा को बनाया गया राज्यसभा प्रत्याशी। घोसी विधानसभा उपचुनाव का दिलचस्प होगा रण। आज शाम 5 बजे थम गया चुनाव प्रचार। सपा और भाजपा ने झोंकी अपनी अपनी ताकत। ललितपुर में महिला ने 3 बच्चों सहित खाया जहर। महिला व बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। इलाज के दौरान मां बेटी की हुई मौत, वहीं बेटे की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर आ रही। उपचुनाव के मद्देनजर सांसद रवि किशन पहुंचे हैं घोसी। आपको बता दें भोजपुरी सुपरस्टार एवं सांसद हैं रवि किशन। रवि किशन मनोज तिवारी साथ में रोड शो करेंगे। रवि किशन ने कहा कि भाजपा घोसी में जीत दर्ज कर रही है। तो रवि किशन और मनोज तिवारी ये दोनों भोजपुरी स्टार हैं। तो घोसी चुनाव को लेकर ये रोड शो करेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर सांसद रवि किशन घोसी पहुंचे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार एवं सांसद हैं रवि किशन। तो रवि किशन और मनोज तिवारी एक साथ में रोड शो करेंगे। रवि किशन ने कहा भाजपा घोसी उपचुनाव में जीत दर्ज कर रही है। उपचुनाव के मद्देनजर सांसद रवि किशन घोसी पहुंचे हैं। आपको बता दें सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ये दोनों भोजपुरी सुपरस्टार हैं। दोनों अभिनेता रोड शो करेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। घोसी उपचुनाव का जो प्रचार थम चुका है। रवि किशन मनोज तिवारी रोड शो करेंगे। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। शिक्षा मित्र संघ ने भाजपा सांसद के आवास का घेराव किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ की विभिन्न मांगे जो शिक्षा मित्र नारेबाजी करते हुए सांसद के आवास पर पहुंचे। आवास का घेराव करते हुए समान कार्य समान वेतन सहित 62 में रिटायरमेंट की भी मांग की है। स्थायी समाधान होने तक मानदेय में भी वृद्धि की जाए ऐसी मांग की है उन्होंने। कम वेतन के चलते शिक्षा मित्र लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। महिला शिक्षा मित्र को ससुराल पक्ष में भेजा जाए ये भी मांग में शामिल है। पुरुष शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में भेजा जाए। तो महिला शिक्षा मित्रों को ससुराल भेजे जाने की भी मांग की है, जबकि पुरुष शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय भेजा जाए। तो ये तमाम मांगों को लेकर शिक्षा मित्र संघ ने भाजपा सांसद के आवास का घेराव किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ की विभिन्न मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन हुआ है। शिक्षा मित्र नारेबाजी करते हुए सांसद के आवास के पास पहुंचे और प्रदर्शन करते नजर आए। समान कार्य समान वेतन और 62 की उम्र में रिटायरमेंट की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा स्थायी समाधान होने तक मानदेय में भी वृद्धि की जाए। कम वेतन के चलते शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं। साथ ही महिला शिक्षा मित्रों को ससुराल पक्ष भेजने की बात की गई है और पुरुष शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में भेजे जाने की भी मांग की है।
फर्रुखाबाद से अहम खबर, शिक्षा मित्र संघ ने भाजपा सांसद के आवास का घेराव किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ की विभिन्न मांगों के तहत यह प्रदर्शन किया गया है। सांसद के आवास का घेराव किया गया है। शिक्षा मित्र बेरोजगारी, आपको बता दें, नारेबाजी करते हुए सांसद के आवास तक पहुंचे हैं और अपना मांग पत्र सांसद को सौंपा है। स्थायी समाधान होने तक मानदेय में वृद्धि की मांग की गई है शिक्षा मित्रों की तरफ से। कम वेतन के चलते लगातार जिस तरीके से शिक्षा मित्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, ऐसे में तमाम मांगों को लेकर ये शिक्षा मित्र सांसद के आवास पर पहुंचे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवबंद से अगली खबर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र द्वारा बयान का मामला सामने आने के बाद सनातन धर्मियों में लगातार उबाल देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर धर्मगुरु नाराज हैं। स्वामी दीपंकर महाराज ने इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, दीपंकर ने यह बात की है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म, स्वामी दीपंकर का यह बयान सामने आया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र द्वारा की गई बयानबाजी से राजनीतिक उबाल के साथ ही धार्मिक उबाल भी देखने को मिल रहा है। देवबंद से यह अहम खबर, स्वामी दीपंकर महाराज ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म, स्वामी दीपंकर का यह कहना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर स्वामी दीपंकर का बयान सामने आया है। इसके अलावा तमाम धर्मगुरु इस बयान से नाराज दिखे हैं और हिंदू धर्म से जुड़े तमाम संगठनों ने, इसके अलावा राजनीतिक व्यक्तियों ने इस बयान का घोर विरोध किया है, उसकी निंदा की है। अपने लिए बोलिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बोलिए, आने वाली नस्लों के लिए बोलिए। देश किस ओर दिशा में जा रहा है? जिस प्रकार से बयान और इस प्रकार के एक सिलेक्टिव चीजों को लेकर कहीं धार्मिक राजनीति होती है, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूं कि जब आप किसी चीज को लेकर मौन धारण कर लेते हैं और चाहते हैं कि आपकी बात कोई दूसरा करे, तो परिणाम ऐसे ही होते हैं। जिस समय समाज उत्तर देना प्रारंभ करेगा एक हिंदू बनकर, आज 283 दिनों से क्या कर रहा हूं, यही ना कह रहा हूं कि कम से कम अपने लिए खो जाइए, आने वाली पीढ़ियों के लिए खो जाइए, देश के भविष्य के लिए खो जाइए, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खो जाइए। आज आपके सामने आपके धर्म को डेंगू कहा जा रहा है, कल आपको क्या कहा जाएगा या मसल दिया जाएगा, यह आप तय करिए। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। आप्थाल्मिक समिति का वार्षिक अधिवेशन रविवार को स्वरूप नगर स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में लाइव प्रसारण किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के प्रोफेसर स्टेफनी वाटसन के द्वारा डॉक्टर को व्याख्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि लेजर सर्जरी सबसे उपयुक्त सर्जरी है। इसकी मदद से रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। उन्होंने कॉर्नियल एस्टीमेटिज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन पर अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर डॉक्टर JS टिटियाल, डॉक्टर हरवंश लाल, डॉक्टर संजय काला, डॉक्टर शालिनी मोहन, डॉक्टर रुचिका अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के अंतर्गत में प्रतिवर्ष हम लोग एक वार्षिक अधिवेशन करते हैं और इस साल भी ये कर रहे हैं। इसमें खास बात ये है कि इसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलिया सिडनी से इंटरनेशनल स्पीकर आए हैं, जिनका नाम डॉक्टर प्रोफेसर स्टेफनी वाटसन है। इनकी जो स्पेशलिटी है वो पुतली है, कॉर्निया जिसको आप लोग कहते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास में ये जो लाइव सर्जरी हो रही है, जो कि हैलेट हॉस्पिटल की ऑपरेशन थिएटर से हो रहा है, और इसमें कई सर्जरी ऐसी है जो पहली बार हो रही है, जैसे कि माइक्रो इन्वेजिव ग्लॉकोमा सर्जरी, वो पहली बार हो रही है, बहुत नई प्रकार की सर्जरी है। इसी प्रकार एक डीमैक सर्जरी होती है जिसमें कि आंख की कॉर्निया की एक लेयर का प्रत्यारोपण किया जाता है, जो कि बहुत ही पतली, बहुत थिन माइक्रोन की होती है। तो इस प्रकार की ये विशेषता इसलिए ऑर्गेनाइज इसलिए किया जाता है कि प्रति वर्ष जो हमारे मेंबर्स हैं उनको ये पता चल रहा है कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट है
और वो उसके उसी हिसाब से मरीजों का इलाज कर सके और मरीजों को बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दे सके। हाँ जी, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, ये हम जितने भी डॉक्टर, सर्जन, आई सर्जन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनके ज्ञान में, उनकी सर्जिकल टेक्निक्स में बढ़ोतरी करना है। और इसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स जैसे डॉक्टर स्टेफनी आई हुई हैं, और भारत के अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे एम्स से डॉक्टर जे.एस. टिटियाल, ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मोलॉजी के प्रेसिडेंट डॉक्टर हरबंस लाल, और कई स्पीकर्स आए हुए हैं जिन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस किए हैं और जिन्होंने अपनी सर्जिकल टेक्निक्स का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। तो हमारी सोसाइटी का वार्षिक प्रोग्राम होता है, हर साल होता है, लेकिन इस बार ये लाइव सर्जरी सेशन इसमें होना और इंटरनेशनल स्पीकर्स के आना, ये पहली बार हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा हम लोगों के लिए कि अपने ही शहर में हमको इतनी लेटेस्ट टेक्निक्स और इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिल रही है, जिसको हम अपने मरीजों पे अप्लाई करके उनका बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उन्हें अच्छा उपचार दे सकते हैं। Today I've spoken about challenges in stem cell therapy for the eye. Now stem cells are like the body's building block. You can use them to build new cells and new tissues. And in ophthalmology, they're becoming a potential treatment for patients who've lost sight. But there's still a long way to go. We still need more progress on finding sources of stem cells and how to get them to the eye. And we need to know what the long-term benefits and outcomes are. And particularly, we need to know what's important for patients and how they can benefit from the therapy. अगली खबर अमरोहा से है, जहां अवैध निर्माण का बाबा बुलडोजर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि अमरोहा के गांव रायपुर कला में नगर पालिका की संपत्ति पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही ईओ डॉक्टर ब्रजेश सिंह मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कराते हुए नगर पालिका की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। इसके बाद ईओ ने भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी है। वहीं ईओ की मौजूदगी में हुई बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका परिषद अमरोहा का सीमा विस्तार हो गया है और इसमें 45 गांव और 21 ग्राम पंचायतों का समावेश हो गया है। इसके अंतर्गत जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी, वो सारी संपत्तियों का कस्टोडियन जो अब नगर पालिका परिषद अमरोहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक सुबह 8 बजे कार्रवाई की गई। रायपुर कला गाँव में लगभग 1 हेक्टेयर की जमीन पर जो है कुछ भूमाफिया टाइप लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। जैसे सूचना मिली, तत्काल नगर पालिका की टीम के द्वारा वहाँ पहुँचकर संबंधित थाने से फोर्स लेके वो कार्रवाई की गई। वहाँ की बाउंड्री वाल ध्वस्त करा दिया गया है और ये भी निर्णय लिया गया है जल्द ही नगर पालिका द्वारा उस पर जो है चारदीवारी करके उसको घेर लिया जाएगा, ताकि पुनः इस तरीके की गतिविधियां ना होने पाए। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सांसद भोजपुरी गायक व अभिनेता मनोज तिवारी मृदुल का घोसी उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन वाराणसी से मऊ जाते समय गाजीपुर के महाराजगंज तिराहे पर भाजपा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में फूल माला पहनाकर जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। अगली खबर बांदा से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक का शव 12 दिनों से सड़ता रहा, जिसको लेकर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस को कई बार जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा सूचना दी गई, लेकिन बेहद ही संवेदनहीनता दिखाते हुए मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और 2 हेड कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। एक व्यक्ति नरैनी थाना अंतर्गत, जिसकी हालत ठीक नहीं थी, उसके सीएससी में भर्ती कराया गया था। वहाँ से सीएससी से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहाँ पे अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि व्यक्ति की पहचान स्थापित नहीं थी, जो जिला अस्पताल से मेमो भेजा गया था वो हेड कांस्टेबल द्वारा अपने पास रख लिया गया था कि ये 3 दिन बाद भरा जाएगा, 72 घंटे बाद इसका पंचायतनामा भरा जाएगा। और वो अवकाश पर चला गया। जो अगले जिसके पास चार्ज था, उस हेड कांस्टेबल द्वारा भी थानाध्यक्ष के संबंध में अवगत नहीं कराया गया।
अब बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बाराबंकी पहुंचे। डिप्टी सीएम ने यहां परिजात संस्थान परिजातपुरम में पूर्व विधायक स्वर्गीय राम नरेश रावत की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के बाद निरीक्षण भवन में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने विकासशील और निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री सिद्धार्थ पटेल जी से कि माननीय राज्य मंत्री महोदय का करके स्वागत करें। 24 का लोकसभा जो चुनाव है बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी सरकार को बनाने का हम लोगों ने भी तय किया है, जनता ने भी तय किया है। तो चुनाव का इंतजार, सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, यूपी में तो उनका खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई गठबंधन करें चाहे ठगबंधन करें, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जंग छेड़ी है। परिवारवाद के विरुद्ध जंग छेड़ी है, तुष्टीकरण के खिलाफ जंग छेड़ी है, गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ी है। और आज हमारा देश प्रगति के एक नए मुकाम की ओर, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजना हो और चाहे आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो, यह सब उपलब्धियां देश के खाते में आ रही हैं। साथ ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर के आज यह साबित किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत है। और अभी एक विषय चल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जिला कार्यकारिणी व नगर कार्यकारिणी द्वारा 3 सितंबर को आयोजित होने वाले विशाल एवं भव्य सावन झूला कार्यक्रम एवं महिला सम्मेलन को विशेष भव्यतापूर्ण संपन्न कराने हेतु की जा रही तैयारियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन महिला विंग की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की और जानकारी दी। डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने आयोजित होने वाले सावन झूला कार्यक्रम व महिला सम्मेलन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र गर्ग, रविकांत गर्ग एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ से विधायक एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष नीरज बोरा सहित वैश्य समाज के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक गीत है, त्यौहार है, जिन्हें लोग भूलते जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, साथ में वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम है सावन के झूले। और मुझे ये कहना है कार्यक्रम के बारे में, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि विभिन्न स्कूल के बच्चों को बुलाकर उनको एक मंच पर करा गया है और भारतीय संस्कृति के सभी जितने भी सावन और राधा कृष्ण से संबंधित चीज़ें हैं, वो सब चीज़ इसमें बच्चे अभिनय करेंगे, डांस करेंगे, गीत गाएंगे। अब बात अगली खबर की। शाहजहांपुर में जान से आपको बता दें मारने की नियत से फायरिंग करने एवं अराजकता फैलाने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। तिलहर पुलिस ने अभियुक्तों को मयसलाह के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना तिलहर में अमन कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि बताया कि उनके भाई पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त अरुण कुमार, गौरव, सुनील कुशवाहा, साजन कश्यप ने अमन के भाई मोहित को लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया और जान से मारने की नियत से उस पर फायर किए। इस दौरान क्षेत्र में अराजकता का माहौल फैल गया। पुलिस ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी और गैस एजेंसी के पास से चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नाजायज असलाह, हाकी डंडा भी बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां व्हीप ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य जैसे जैसे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और जनवरी माह में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथियां निकट आ रही हैं, वैसे वैसे संकीर्ण मानसिकता से परिपूर्ण कथित छद्म विरोधियों के जहरीले विचार भी सामने आने लगे हैं। व्हीप मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने संजय राउत, सतपाल मलिक और अधिवक्ता
प्रशांत भूषण को राम मंदिर विरोधी और आतंकवादियों का सलाहकार बताते हुए उन पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि इनके विश्वमन करने वाले विचारों से देश में अस्थिरता और समाज को विभाजित करने की बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आज जब देश की बागडोर सुरक्षित हाथों में और सरकार भिन्न भिन्न प्रकार से विश्व में भारतीयों का मान बढ़ा रही है, तो ऐसे में विरोधी विषैले विचार से देश के मान सम्मान पर भी हमला कर रहे हैं। ऐसे तत्वों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण अपनी तीव्रता पर है। गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान होने की तिथि भी सुनिश्चित है श्री राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा। हमने अभी एक बयान 3 लोगों का आया, जिसमें संजय राउत के अलावा पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का और अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी का, इन तीनों का बयान जो है वह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस प्रकार से उन्होंने यह कहा है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यानी अयोध्या में जब मंदिर का जो है भूमि पूजन होगा, निर्माण पूर्ण होगा और वहाँ पर उत्सव या जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें आतंकी घटना हो सकती है। अब बात अगली खबर की। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर अयोध्या के साधु संतों ने वैज्ञानिकों को बधाई देकर उनका उत्साहवर्धन किया है। सूर्य की ओर सफलतम लॉन्चिंग पर भारत की विश्व में बड़ी उपलब्धि है। ये भारत सूर्य के आसपास पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। एक तरह से अयोध्या के संतों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। साधु संतों ने पीएम और वैज्ञानिकों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। देश के प्रधानमंत्री हैं, आने वाले समय में विश्व गुरु ही भारत कहलाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से सारे ग्रहों पे अद्यादेवा उदितः सूर्यस्य निरगुं हसः विपरीता निरवद्याता तन्नो मित्रो वर्धो मां महान्तमदितिः सिंधु पृथ्वी कुतद्यौ हौ। जिस प्रकार से भगवान सूर्य की किरणें न सिर्फ जीव मात्र बल्कि वृक्षों और वनों को भी अपने किरणों के माध्यम से पोषण प्राप्त करवाते हैं, ऐसे ही हमारे इसरो के वैज्ञानिक और हमारा भारत और भारतीय नेतृत्व संपूर्ण विश्व के जय जयकार की कामना से आगे बढ़ रहा है। समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम की तरफ से हम उन वैज्ञानिकों को जो है बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जिस तरीके से चंद्रयान पर सफलता मिली है, उस तरीके से जो भेजा गया है उसी तरीके सूरज पर भी सफलता मिलेगी। और देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ और देश के जो वैज्ञानिक हैं, इससे जो है देश की जनता जो है हौसला भी बुलंद हुआ है, उनको मैं बधाई देता हूँ। बहुत गौरव की बात है, भारत के लिए गौरव की बात है। जिस प्रकार से भारत वैज्ञानिकों में सबसे आगे जा रहा है और देश का नाम रोशन कर रहा है। अभी चंद्रयान पर सफलता पाया है। आने वाले समय पे सूर्य आदित्य के लिए जिस प्रकार से प्रयास वैज्ञानिकों की ने किया है, उस सरकार पूर्ण रूप से उनका सहयोग मदद करेगी। ये है कि कहा जाता है कि सूर्य के पास जाते तक लोग पिघल जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वैज्ञानिकों ने उस प्रकार से उसका रूपरेखा बनाया हुआ है, उसके दूरी पर रह करके अपनी व्यवस्था को देखते हुए सूर्य आदित्य का भी जिस प्रकार से सूचना चंद्रयान में सफलता मिला है, उस प्रकार से सूर्य का भी सफलता अवश्य मिलेगा। बात अगली खबर की। कायमगंज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फर्रुखाबाद के अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों द्वारा दिए गए 168 प्रार्थना पत्रों में 5 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर अतिशीघ्र निस्तारण करने के अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने निर्देश दिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाने तथा किसानों के ऋण माफ करने की मांग की। बात करेंगे अगली खबर की। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के विरोध करने पर जयबीर सिंह ने कहा है कि विपक्ष के पास विरोध के अलावा कोई विषय नहीं है, जनहित राष्ट्रहित की कोई उनके पास बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी नागरिक बुद्धि विवेक रखता होगा वो ऐसी चीजों का विरोध नहीं करेगा। देश का रहने वाला कोई भी बुद्धिजीवी हो, सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत
हर समय प्राय कोई न कोई चुनाव आ रहा है। विपक्ष के पास केवल विरोध के अलावा कोई विषय रहा नहीं। लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित की कोई बात है नहीं। मैं समझता हूँ जो भी देश का कोई भी नागरिक जरा सी बुद्धि और विवेक रखता होगा, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो या देश का रहने वाला कोई भी बुद्धिजीवी हो, सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत हर समय प्राय कोई न कोई चुनाव 12 महीने होता रहता है। कभी किसी राज्य का चुनाव, कभी नगर पालिका का चुनाव, कभी सांसदीय का चुनाव, कभी तेलंगाना का चुनाव, तो कभी हिमाचल का चुनाव। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मजबूती करने का काम करेगा। बचत होगी पैसे की। बचत के साथ साथ 5 साल निश्चिंतता के साथ हर निकाय को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलेगा। डेवलपमेंट के कार्य के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए इससे अच्छी निर्णय कोई हो ही नहीं सकता। रुक करेंगे अगली खबर का। हरदोई की बघोली पुलिस ने साइबर सिक्योरिटी सेल टीम के साथ मिलकर 3 ऐसे सातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो दूसरे के फिंगरप्रिंट तैयार करके फर्जी तरीके से बैंक खातों से रुपए निकाल लेते थे। पुलिस ने इनके पास से 20,000 की नकदी, 4 आधार कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद की है। ये लोग क्ले पर अंगूठे के प्रिंट आने के बाद उस पर फेविकोल लगाकर 2 दिन तक धूप में सुखाकर अपने अंगूठे पर फेविकोल लगाकर आधार कार्ड का नंबर का प्रयोग कर जन सेवा केंद्र से पैसे निकाल लेते थे और संबंधित को इसकी जानकारी भी नहीं पता चलती थी। इन लोगों ने विभिन्न माध्यमों से देखकर इस काम को अंजाम देना शुरू किया है। सामने देखो बेटा जरा, हाँ सही है से। विगत दिनों अपने जनपद में कई थाना क्षेत्रों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ जालसाज लोग आधार कार्ड और उनकी व्यक्तिगत जानकारी बायोमेट्रिक को चुरा के जन सेवा केंद्रों पे इस्तेमाल करके पैसे निकाल ले रहे हैं। उसी क्रम में सीओ बघोली के नेतृत्व में कई टीमें लगाई गई थी। इसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 3 व्यक्ति हैं संदिग्ध, उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके नाम हैं रामकृपाल, मुकेश और सरोज। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि वो अक्सर बैंकों के आसपास, जनसेवा केंद्रों के आसपास बैठते थे। वहाँ पर एक आदमी जो है आधार कार्ड नंबर नोट करता था, दूसरा आदमी क्ले के माध्यम से उसका अंगूठे का छाप ले लेता था जो है। बात अगली खबर की खबर फर्रुखाबाद से है, जहां दबंगों ने पुलिस की मिलीभगत से मकान गिराया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की। जब पीड़ितों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस पीड़ित परिवार के ही 5 महिलाओं को थाने ले आई। पुलिस हिरासत में पीड़ित महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में महिला को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 2 पक्षों में मकान को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों ने न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज कराया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को मकान में किसी भी तरह का नवनिर्माण व तोड़फोड़ न करने के आदेश दिए थे, मगर आरोपियों ने पुलिस से मिलीभगत कर मकान को गिरवा दिया। यह मेरा कोर्ट से चल रहा है मुकदमा साहब। उन्होंने मेरा मकान गिराया। मैंने एप्लीकेशन थाने राजेपुर में दी जाके, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की सर। फिर मैं दोबारा गया तो उन्होंने मेरा एसओ साहब, थाना राजेपुर के एसओ साहब ने मेरा मकान तोड़वाया और बहुत कर्री रकम ली। मेरा मतलब से सुनवाई नहीं की। मैंने साहब जाके हमने डीएम एसपी साहब के सबके यहाँ गुहार लगाई, उन्होंने नहीं सुनी मेरी भी वहाँ। फिर हमने जाके कल एसओ साहब आए बगैर कांस्टेबल लेकर मेरे लेडीज की, और मगर मेरी अम्मा को खाली एसओ साहब पकड़ ले गए और मेरे साथ में भाभी को जबरदस्ती पकड़ खींच लगे। रात भर पता नहीं कहाँ गायब रखा और इतना पीटा, मेरी माँ मरने कगार पे बेहोश पड़ी हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो सीधे आपको लिए चलते हैं हरियाणा के भिवानी, जहां आम आदमी पार्टी के जो नए कार्यकर्ता हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, भगवंत मान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा दी। हमारी हरियाणा की टीम, तंवर साहब बैठे, हमारी पूरी टीम बैठी है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे वॉलंटियर, हमारे पदाधिकारी, हमारे बूथ इंचार्ज बैठे हैं यहां पे। जैसा कि स्टेज पर बोलते हुए कहा गया, ये रैली नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस वाले या दूसरे कोई इसको रैली ना समझ लें, ये तो हमारे एक वॉलंटियर मीटिंग है, वॉलंटियर मीटिंग है। मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आएंगी, दिल्ली में भी पूछते थे, पंजाब में भी पूछते थे कितनी सीटें आएंगी। मैंने कहा जी आएंगी, बहुत अच्छी सीटें आएंगी, लोग प्यार कर रहे हैं। कहते जी आप सर्वे में तो आ नहीं रहे, टीवी के किसी भी सर्वे में आ नहीं रहे। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, ये सर्वे में नहीं आती, ये तो सीधा सरकार में ही आती है। हरियाणा में 19,500 बूथ हैं, मोटा मोटा 20,000 बूथ हो गए। हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी का मतलब पूरे हरियाणा के अंदर 2 लाख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, 2 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के 15 अक्टूबर तक बन के तैयार हो जाएंगे। और वो भी दिल से, जो दिल से काम करने को तैयार है, अपनी जेब से पैसा खर्चने को तैयार है, अपने घर से टाइम देने को तैयार है। ऐसे पदाधिकारी 2 लाख पदाधिकारी जिस पार्टी के पास हो, मैं नहीं समझता उस पार्टी को कोई भी इस दुनिया की ताकत हरा सकती है। उसके बाद मुझे नहीं लगता आज बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन है। पार्टी बड़ी होगी, उनकी सरकार होगी, उनकी सत्ता भी है, लेकिन आज उनके पास दिल से काम करने वाले मुझे नहीं लगता 1000 कार्यकर्ता भी बचे होंगे जो दिल से काम करेंगे। तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे थे। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, साथ ही बूथ कमेटियों के निर्माण की बात की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।